हेलो दोस्तों। अभी हाल ही में 16 तारीख को हुए हिंदी के पेपर 2023 में, जो 16 फरवरी 2023 का हिंदी का पेपर हुआ है क्लास 10 का, जिसका कोड है 301 जेडे। उस पेपर को हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं। पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का था और कितने क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखना था, उसमें पूरा डिस्कस करेंगे। साथ ही जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे उनके आंसर भी देखेंगे। तो इसमें से आप देख रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिखा, इसके आगे अपना रोल नंबर लिखना होता है और यहाँ पे नाम के आगे यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है, ताकि पेपर ये पता, जब पेपर इधर गुम जाए तो मिल जाए पेपर कहाँ है, या प्रेजेंट ही हो जाए कि आपको पेपर दिया गया है। ऐसा नहीं कि बाद में आपका पेपर नहीं दिया गया है। यह पेपर आपका 8 पेजों में है, टोटल 8 पेज है आपके पेपर के, और पेपर का साइज समथिंग A5 के आसपास है। मतलब काफ़ी चौड़ा भी है और लंबाई में भी है। पहले जैसे पेपर आता है उस तरह का पेपर अब नहीं है, अब तो नॉर्मली पेपर होता है। एक नॉर्मली पेपर A5 साइज के आसपास आ रहा है। जिसमें 2023 का हिंदी का पेपर है। हिंदी में जितने, वैसे भी आप जानते हैं प्रत्येक पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जिनमें से आपको ये कुछ नोट्स लिखे रहते हैं, इंडेक्शन निर्देश लिखे रहते हैं। इनमें से है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हिदायत किए जाते हैं। जिन्होंने अभी तक पेपर नहीं दिया हो उनको देख लें। प्रारंभ में आपको पेपर जब मिले तो पूरा पेपर को आपको अच्छे से शांति से धैर्य के साथ पढ़ना होता है। उस पढ़ने के बाद उसको पूरे क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको मजबूत करना होता है। पूर्णांक 100 नंबर का होता है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट बनता नहीं। हाई स्कूल तक प्रोजेक्ट बनते हैं, हाई स्कूल बाद हिंदी में प्रोजेक्ट नहीं बनता है। फिर दूसरा निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा। इस प्रश्न पत्र को 2 खंड भाग हो गया, बांटा गया है। एक में खंड का है, एक में खंड खा है। जिनमें से खंड का पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो खंड का पहला क्वेश्चन है, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं। यानी चंद छंद वर्णन की महिमा को किसने लिखा है? नाभादास ने, दामोदर शर्मा ने, गंग कवि ने, गोकुलनाथ ने। तो जो चंद छंद वर्णन की महिमा है, इसके लेखक हमारे कवि गंग जी हैं। कौन है? कवि गंग जी हैं, याद रखिएगा, कवि गंग है। नेक्स्ट है, कहानी एक सूक्ष्म दर्शक यंत्र है। कहानी एक सूक्ष्म दर्शक यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूपक दृश्य खुलते हैं। यानी ऐसा कथन किन्होंने कहा है कि कहानी एक सूक्ष्म दर्शक यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूपक दृश्य खुलते हैं? सच्चिदानंद अज्ञेय जी ने कहा है, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो इसका सही आंसर है अज्ञेय जी। एक्चुअली में ये जो कथन, कहानी एक सूक्ष्म दर्शक यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व का रूपक दृश्य खुलते हैं, ये सच्चिदानंद वात्सल अज्ञेय जी ने कहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं। ये 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं, यानी इसके लिखने वाले कौन है? गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोविंद दास, बल्लभाचार्य या फिर गोकुलनाथ। इसका राइट आंसर है गोकुलनाथ है। ये जो आपकी 84 वैष्णव की वार्ता लिखी है, किसने लिखी है? गोकुलनाथ जी ने लिखी है। और इसमें से आपका है, अब देखिए नीचे आपको ये एक नंबर के होते हैं, इसमें आपको यहाँ पे लिखे भी रहते हैं कि 1 नंबर का है, कितने नंबर के यहाँ पे आपके लिखे भी रहते हैं, और साथ में टर्न मतलब पेज को पलटने के लिए लिखा रहता है। इसके नीचे आते हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली आत्मकथा है, यानी हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्थकथा है, मेरी कहानी, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, तरुण स्वप्न। तो हिंदी की जो पहली आत्मकथा है वह अर्धकथा है। कौन सी है? अर्धकथा ही हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक है, यानी प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र को का संपादक करने वाले कौन है? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, बाबू नवीन चंद्र राज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं। जो राजा लक्ष्मण सिंह जी, इन्होंने प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र का संपादक किया था, यानी निकाला था। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। तो द्विवेदी युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? 1857 से 1900 तक, 1900 से 1918 तक, 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 लेकर के 1918 तक मानी जाती है, आप सभी जानते होंगे। लेकिन कहीं कहीं हमें 1903 से लेकर के 1920 तक पढ़ने को मिलता है, तो कोई गलत नहीं। 1900 से 1918, 1900 से 1930, 1920 एक ही है, कोई थोड़ी बहुत अंतर हो जाता है, कोई विशेष नहीं। लेकिन इसका राइट आंसर 1900, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपको 1900 से 1918, तो इसका राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट है, पल्लव किसकी रचना है? पल्लव किसकी रचना है? तो पल्लव सूर्यकांत त्रिपाठी जी की निराले की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, या सुमित नंदन पंत जी की रचना है, या रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो पल्लव को लिखने वाले हमारे सुमित नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित नंदन पंत है, इसका राइट आंसर सुमित नंदन पंत। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल छायावादी हैं, प्रगतिवादी हैं, प्रयोगवादी हैं, नई कविता के हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। और ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश बांदा जिले के जसपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के ये केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, जो कि प्रगतिवादी के कवि हैं। दूसरा तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था? यानी दूसरा तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है? तो इसके 1949 में इस तार सप्ताह की स्थापना हो गई थी, और इसकी जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1951 माना जाता है। याद रखिएगा, 1949 में इसकी स्थापना हो गई थी, इनको सम्मिलित किया गया था 7 तार सप्ताह में, और दूसरा तार सप्ताह में इसका प्रकाशन की बात करें, प्रकाशन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो निम्न में से छायावादी कवि कौन से नहीं है? हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, छायावादी कवि नहीं है।
अब नीचे आपका प्रश्न आता है, निम्नलिखित गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका एक्चुअली देखिए 2 क्वेश्चन होते हैं इसमें, एक तो आपका यहाँ पे पूरा 5 लिखे होते हैं, एक अथवा में लिया होगा, ये पूरे दिए है। इनमें से कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए होंगे, ये दिए हैं आपके, एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, एक ये है आपका, और ये पूरे 5 क्वेश्चन हो गए। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसमें लिखा भी आपका 5×2 यानी 10 नंबर का है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल आपके कितने नंबर के हो गए? 10 नंबर के। तो आपको ये पूरा पढ़ना होता है, और पढ़ने के बाद जैसे इसमें क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश पाठ के लेखक का नाम लिखिए, तो इस गद्यांश के पाठ का नाम लिखना है आपको, और इस गद्यांश के पाठ को लिखने वाले लेखक का नाम लिखना है, तो 2 नंबर से मिल जाते हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो जितने आपका रेखांकित मतलब इसके नीचे अंडरलाइन होती है, इसको रेखांकित कहा जाता है। इस रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी होती है, पूरी की करने की जरूरत नहीं है, तो पूरी करोगे पूरा पेज भर जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन जितना कहा जाए उतना करोगे बेहतर रहता है। एक टीचर जब एग्जामिनर को जांचने में कम मिल जाता है तो समझ जाता है कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ के लिख किया है, नहीं तो वो समझ जाता है बस फर्जी लिख डाला है कॉपी भरने के चक्कर में। ये रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तो जितना कहा गया उतना रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। किस कारण निरंतर कई चीज़ों का आविष्कार होता है? तो किस कारण इसमें कहा गया, किस कारण निरंतर कई चीज़ों का आविष्कार होता है? तो इसमें आपको जब कभी नया आविष्कार होता है तो संज्ञा दी जाती है। विज्ञान की कोई भी यहाँ पे विज्ञान की प्रगति के कारण नित्य नई चीज़ों का होता है। ये आपको जो तीसरे का उत्तर है आपका इसी में लिखा होता है, जैसे लिखा विज्ञान की प्रगति के कारण नित्य नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता है। तो यहाँ पे भी आपका लिखा है किस कारण, तो विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का आविष्कार होता है। कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में ही होते हैं, बस आपको धैर्य के साथ अच्छे मन से पढ़ना होता है। फिर लिखा नए आविष्कारक के नाम करने के लिए नया शब्द कौन बनाता है? तो इसमें भी आपको दिया गया होगा नया काम के लिए नया शब्द कौन बनाता है। तो जो नया नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। तो इसमें उत्तर लिखा है आपको वह देश है। कौन है इसका उत्तर? चौथे का उत्तर हो जाएगा आपका वह देश। अन्य देशों में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त किया जाता है। ये अन्य देश में, जैसे कोई भी देश में अन्य देश में प्रयोग गया तो उसमें बिना परिवर्तन को उसको स्वीकार कर लिया जाता है। बस इतनी ही बातें लिखी होती है, कोई विशेष पेपर कठिन नहीं होता, बस आपको नॉर्मली धैर्य के साथ करना होता है। अब इसका अथवा वाला है, यदि आपको ये पहला वाला नहीं आ रहा था तो आप इसको अथवा वाला कर सकते हैं, जिसमें से पूरा कहा गया है। तो सेम इसमें उपयुक्त गद्यांश के पाठ का लेखक का नाम लिखना है, 2 नंबर का, पाठ का नाम और लेखक का नाम 2 नंबर मिल जाते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जितना इसका रेखांकित किया गया है उतने इसकी पूरी की व्याख्या करनी है आपको। किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपनी मानसिक भावों को प्रकट करता है? जब आप इसका पूरा गद्यांश पढ़ेंगे, इस गद्यांश में ही आपका पूरा उत्तर इसका लिखा होगा। सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हैं? आनंदित होता है। इसमें आपको लिखा होगा कि सहृदय पर व्यक्ति किसको स्वीकार करके आनंदित होता है। तो यानी किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि उसको एक सूत्रता में होता है कि पूरा जब आप उसको पढ़ेंगे तो पूरा संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। आप ये लिखा हुआ है संस्कृति के आनंद पक्ष को। यही कुछ उत्तर आपके होते हैं ना, पेपर में लिखे होते हैं, बस आप लोग जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हो, गौर नहीं करते हो। और इसमें प्रस्तुत पंक्ति में लेखक के राष्ट्र के लिए क्या स्वरूप डाला है, यानी इसमें पूछा जा रहा है, आपकी अभिव्यक्ति पूछी जा रही है कि आपके क्या विचार है, कि आपको क्या समझ में आया इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो ये भी आपका 10 नंबर का होता है, जिनमें से एक गद्यांश जैसे गद्य में होता है, पद्यांश में होता है। तो कहाँ लिखा यहाँ पे कविताओं वगैरह में आपके मुझे पद्यांश पूछा जाता है। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति व सर्वत्र है, विजय पुरुष आसीन। ये पूरी आपको पढ़नी होती है, ये पूरी इतनी लिखी हुई है, पूरी पढ़नी होती है। उसको पढ़ने के बाद अपने इसमें जितने भी क्वेश्चन कह रहा होता है, तो आपको पता ही है कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिनमें से आपको प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। जो गद्यांश आपके इसमें आता है इसको संदर्भ लिखना है। रेखांकित जितना रेखांकित हो, जितने अंडरलाइन हो नीचे से, उसी की व्याख्या करनी, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टडी करोगे पूरा भरते रहोगे, टाइम लगेगा, पेज भर जाएगा और आपका टाइम लॉस हो जाएगा। और प्रकृति पर सर्वत्र कौन आसीन है, तो ये पूरा जैसे इसको समझोगे, जब आपको समझ में आ जाएगा प्रकृति पर सर्वत्र कौन आसीन है। सहित गिरी और सिंधु शब्दों का अर्थ निकालिए, नर करों को क्या 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 बंधे हुए हैं। ये पूरी आपको पढ़ने के बाद क्लियर हो जाती है। अभी अपनी पढ़ा भी होगी 1 साल तक, उसमें आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। इसमें यदि ये नहीं आ रहा होता तो अथवा में आपको कर देना होता है। तो अथवा में इतना सारी पूरी गद्यांश लिखी होती पंक्ति, उनको पढ़ने के बाद आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर का होता है। सभी 2-2 नंबर के आपके प्रश्न होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है आपका कि 5वें नंबर क्वेश्चन होता है का और खा के तौर पर होता है। तो यानी निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय के साथ उसकी प्रमुख कृतियां जो होती हैं उन्होंने लिखी होती है, उनको उल्लेख करना होता है। और समय शब्द सीमा आपको 80 है, यानी आपको 80 शब्दों में ही लिखना होता है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। क्योंकि आपको ये देखो, इसका जो जीवन परिचय है, यानी जो जीवन परिचय है, जीवन परिचय को कहा गया है 3 नंबर में, यानी आपको याद रखना जीवन परिचय कितने नंबर में है, 3 नंबर में। तो जीवन परिचय आपको 3 नंबर में लिखना है, और 2 नंबर में जितनी भी होती हैं आपकी 2 नंबर कब मिलेगा, जब आप उसकी इनकी रचनाओं प्रमुख कृतियों का उल्लेख करेंगे। क्या करें, विभिन्न कृतियों का जब उल्लेख करेंगे आपको तब 2 नंबर मिलेंगे। और वैसे आप जब उनका जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर का मिलेगा। आपको 3 दिए लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी रेड्डी और आपका अब्दुल कलाम, ये 3 दिए हुए हैं। 3 में से आपको किसी एक आपको कर देना है, लिखना होता है उनके जीवन पर, प्रमुख रचनाओं को लेकर देना है। आपके 5 नंबर पूरे मिल जाते हैं। और इसी में खा नंबर में होता है, ये गद्यांश पर होता है, ये पद्यांश पर होता है। तो इनमें से किसी कवि का लिखना होता है। तो इसमें 35 ये भी 80 शब्द का होता है। इनकी रचना, यदि इनके बारे में जीवन परिचय लिख दिया 3 नंबर मिल जाएंगे। उनकी जो प्रमुख कृतियों का उल्लेख आपने कर दिया तो क्या हो जाएगा, 5 नंबर, 2 नंबर मिल जाएगा, टोटल मिला के 5 नंबर हो जाते हैं। इसके बाद आता है 6वें नंबर क्वेश्चन में पंच लाइट
पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के कथानक अपने शब्दों में लिखिए। यानी पूरे कथानक क्या है, उसके बाद कहानी के बारे में क्या कहनी चाहती है कहानी, उसको सारांश से एक का सारांश कहना होता है। तो कथानक क्या है, उसका टाइटल क्या है, तो पंचलाइट अथवा बहादुर, यानी किसी इनमें से किसी एक पर आपको लिखना होता है। पंचलाइट पर लिख दो या फिर बहादुर पर लिख दो, समझ सब 80 शब्दों का लिखना होता है, कोई ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं होता है। आप अच्छे से भी लिखोगे तो एक पेज में पूरा हो जाता है, ज़्यादा पेज भरने के चक्कर में नहीं रह जाता, क्योंकि आप यदि अच्छा लिखोगे टीचर चेक करेगा, ज़्यादा उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा तो बहुत अच्छे नंबर दे देता है। या फिर ये पूरे इनमें से कोई नहीं आ रहा होता है आपको, तो आप अथवा वाले में कर सकते हो। अथवा में होता है कर्मनाशक, हाँ जैसे कि आपका सेम ऐसे ही होता है, जैसे इसमें होता है वैसे ही आपका इसमें भी होता है, याद रखिएगा कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो जैसे कर्मनाशक की हार, तो आप कर्मनाशक की हार कर सकते हैं, उसके प्रमुख पात्र का चित्रण, जैसा क्वेश्चन कहे कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण या इसका सार लिख दो, ये वगैरह जो भी क्वेश्चन पूछे वैसे आप कर दोगे, 5 नंबर आपके मिलते हैं। इससे याद रखिएगा 80 शब्द लिखने होते हैं, 5 नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन में आता है कि स्वरचित काव्य पाठ के आधार पर, यानी स्वरचित काव्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी एक खंड प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अधिकतम देखिए, याद रखिएगा 5 नंबर का है तो 80 शब्दों में लिखना, कोई ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो जो जैसे बांदा जिले वाले होते हैं, तो अन्य जिलों के लिए रश्मिरथी, मुक्तिमय, सत्य की जीत, आलोक व्रत, त्यागपथी वगैरह चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं। लेकिन यदि बांदा जिले की बात करें तो बांदा जिले में श्रवण कुमार चलता है। श्रवण कुमार में आपको या तो श्रवण कुमार खंड काव्य प्रमुख घटनाओं को संक्षेप में लिख देना, या फिर श्रवण कुमार खंड काव्य आपका प्रधान पात्र श्रवण कुमार जी हैं, इन्हीं के बारे में पूरी इनका चित्रण कर देना है। तो आपको टोटल 5 नंबर मिलते हैं, 80 शब्दों में लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आप जाते हैं आपके संस्कृत खंड में। तो ये आपका संस्कृत में क्या है, थोड़ी बढ़ जाता है। तो इनमें क्या करना होता है, हमें अनुवाद करना होता है। तो इसमें कहा गया है आपको, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहले जब आप संदर्भ लिखेंगे, तो जब आप संदर्भ लिखेंगे ध्यान रखिएगा, जब आप संदर्भ लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं, जब आप संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगी। आपका खंड खा हो जाता है, जो संस्कृत बेस पर विशेष तौर पर होता है, लेकिन पूरा संस्कृत नहीं होता। इसमें देखो 2 नंबर मिलेंगे आप जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे, और जब आप इसकी अनुवाद करेंगे तो अनुवाद करने के बाद कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर, टोटल हो जाते हैं आपके 7 नंबर। तो इसलिए पहले इसका पूरे उसको पढ़ना होता है, जो भी आप गद्यांश लिखा है इसका संदर्भ लिखना होता है, किस चैप्टर से है, किसने और इसको क्या कहना चाहता है, वो थोड़ी बहुत चीज़ें लिख देनी होती है। साथ में फिर इसका अनुवाद हिंदी में लिख देना होता है। अब इसमें एक अथवा भी दिए रहता है, कितना फायदा, यदि आपको ये नहीं आ रहा तो आप किसका कर दो। इसी में एक होता है, ये आपका गद्यांश तौर पर होता है, या आपका फिर श्लोक तौर पर हो जाता है। जैसे पद्यांश हिंदी में होता है, वैसे श्लोक तौर पर इसमें हो जाता है। तो खंड खा में क्या करना होता है, ये भी 2 नंबर का आपको लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है, अनुवाद करना होता है, जिसके 5 नंबर मिलते हैं आपको। तो 5 नंबर के लिए आपको ये पूरा पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद इसको जितना भी इसका संदर्भ लिख देना है, संदर्भ बाद इसको विस्तृत कर देना, अनुवाद लिख देना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर प्रश्न में। 9 नंबर प्रश्न में क्या होता है, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने होते हैं। आप इन 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, और जैसे कि आपको टोटल 5 प्रश्न दिए हुए हैं, 1 2 3 4, सॉरी 4 प्रश्न दिए हुए हैं। 4 में से आपको 2 के उत्तर देने हैं। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो यानी 2 क्वेश्चन 4 नंबर के हो गए। 4 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं। फिर आता है आपका 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर के प्रश्न में क्या होता है, श्रृंगार अथवा वीर रस के लक्षण और दान लिखिए। इसमें आपको देखो इसकी परिभाषा भी देनी होती है, तो लक्षण लिखने होते हैं और दान लिखना होता है। इसके लक्षण क्या है, तो लक्षण श्रृंगार इसमें प्रेम संयोग होता है, वीर इसमें उत्साह होता है, इतनी सभी स्थायी भाव वगैरह चीज़ें लिख देनी होती हैं, जो कि इसके लक्षण 1 नंबर का होता है, और 1 नंबर का आपका इसका उदाहरण हो जाते हैं। टोटल 2 नंबर आपके हो जाते हैं। तो इनमें से श्रृंगार इसका लिख सकते हैं, वीर इसका लिख सकते हैं। इसी प्रकार खा नंबर में होता है आपका यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, इनमें से किसी एक पर लिख सकते हैं आप, अलंकार की परिभाषा देते हुए परिभाषा देनी, और उसको उदाहरण 1 नंबर का उदाहरण आपका हो जाता है, और 1 नंबर का आपका इसकी परिभाषा हो जाती है। इसी प्रकार रोला और चौपाई छंद में होता है, सेम आपको जैसे इसमें होता है। रोला में भी आपको 1 नंबर की इसकी क्या लिखना, परिभाषा लिखनी, या फिर चौपाई छंद कुछ में से एक कर सकते हो। रोला का लिखे तो रोला की परिभाषा लिखोगे तो 1 नंबर, और उदाहरण लिखोगे तो भी 1 नंबर, तो दो नंबर हो जाते हैं। इसके बाद आता है कि व्यक्ति जो बालक है सब उनकी मनोदशा कैसी होती है, उनकी स्थिति कैसी है, वो समाज और आसपास के बारे में कैसे सोचते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए 11वें नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसकी निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो छात्र जीवन का अनुशासन कैसा होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति 14 से यानी 15-16 साल से ऊपर होते हैं बच्चे, तो उनकी मनोस्थिति कैसे, वो कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझते हैं आसपास के लिए, इसके लिए 11 नंबर क्वेश्चन रखा जाता है कि छात्र को एक निबंध लिखना होता है, जो कि 9 नंबर का होता है। जिनमें से छात्र की अनुशासन इस साल बोर्ड 2023 में आया है, 2023 के बोर्ड में आया है कि छात्र की जीवन की अनुशासन, बेरोजगारी की समस्या, क्योंकि आप जानते हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो इसलिए बेरोजगारी की समस्या का समाधान, जीवन में संस्कार उनका महत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान। तो आसपास की जो वर्तमान घटनाएं विश्व स्तर पर होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बालक की मनोस्थिति को समझने के लिए ये निबंध लिखवाया जाता है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, ये 1 नंबर के होते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें से प्रत्यास्थ संधि विच्छेद पूछता है, निश्चल छंद विच्छेद पूछ रहा है, जो संस्कृत के काफी सारे छंद विच्छेद पूछता है। इसमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चन है, 1 नंबर के हैं, 3 नंबर के, यानी 12 नंबर का में 3 नंबर का, और खा भी आपका 2 नंबर का, खा के लिए 2 नंबर का, याद रखिए खा 2 नंबर का है। इनमें से विग्रह समास का नाम लिख दिया, आप इसका किसी का समास विग्रह कर देते हैं, उसके समास का कौन सा समास है नाम लिख देते हैं, आपका समास का नाम लिखते हैं, तो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद दूसरा होता है आपका, ये 1 नंबर का होता है, नमाम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखिए, नहीं इसमें विभक्ति और एक वचन लिखने होते हैं, और आत्म सब चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप है, तो इसमें से आपको ये ढूंढने होते हैं। आप जब संस्कृत पढ़े होंगे तो आपको कर लेंगे आसानी से। इस वक्त खा नंबर में आता है कि इसमें धातु लकार, लोट लकार वगैरह देखने होते हैं, जो कि 1 नंबर का होता है। इसमें से क्लिक करना आपको बहुविकल्पी तौर पर होते हैं, वो करना होता है। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर में लिखा हुआ है फ धातु लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन लिखिए। तो इसको आप जब लिखेंगे